हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आज मैं अपनी नई सीरीज पे आऊँ। तो आज हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं खाद्य श्रृंखला से। तो डिस्कस कर लेते हैं ये खाद्य श्रृंखला टॉपिक हम किसने किया था, कहाँ से इसकी अवधारणा हमको मिली थी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या है, चार्ल्स एल्टन है। ये क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला की क्या करते हैं, अवधारणा को आधुनिक परिस्थिति में वैज्ञानिक रूप से क्या करते हैं, स्थापित करने का क्या करते हैं, श्रेय जाता है। ये क्या थे, ब्रिटिश परिस्थितिवादी की क्या थे, चार्ल्स एल्टन थे, जो क्या करते हैं, इनको दिया जाता है। इन्होंने 1927 में अपनी पुस्तक, ठीक है, एनिमल इकोलॉजी इनकी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने क्या था, इसका वर्णन किया है, इस अवधारणा को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। मतलब यहाँ पर पूरा डिस्कस आपको देखने को मिलेगा कि जो चार्ल्स एल्टन थे, इसने क्या करता है, एनिमल इकोलॉजी में खाद्य श्रृंखला को कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन किया है। एल्टन ने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ठीक है, इसमें दो चीजें दी है। मतलब फूड, हमारे पास क्या हो गया, फूड चेन और फूड वेब की अवधारणाओं को क्या करा, परिभाषित करा है। और पोसी स्तरों, मतलब ट्रॉफिक लेवल्स के विचार को भी यहाँ पर क्या है, विकसित किया गया है। उन्होंने यह समझाया कि कैसे ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक क्या होती है, प्रवाहित होती है या ट्रांसफर हो सकती है। कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिला कनेक्टिंग मिलेगी या बॉन्डिंग मिलेगी हमें, किसके बीच में मिलेगी भाई, एनिमल्स के बीच में मिलेगी। एनिमल्स के बीच में मिलेगी, यहाँ पर ह्यूमंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक ग्रास हो सकती है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं। इनके बीच में जो हमारे पास कनेक्टिविटी है, कनेक्टिंग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है। दूसरा जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी लेवल 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, ये किस प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर ट्रांसफर होती है। अब इसमें क्या, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, खाद्य श्रृंखला ये समझाने में मदद करती है कि कैसे ऊर्जा सूर्य से शुरू होकर पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के माध्यम से क्या होती है, प्रभावित होती है। आपको देखना कि यहाँ पे कैसे एनर्जी क्या होती है, सूरज से निकल कर क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होती है, एंटर करती है, फिर वहां से कैसे ट्रांसफर होती है। दूसरा है पोषक तत्वों का चक्र। अब साइकिलाइजेशन पढ़ोगे, यह दर्शाता है कि कैसे पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव से क्या होते हैं, जाते हैं। अब आपको एक कन्वर्ट करके दिखाएगा, जो मेरे पास पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, एक एनिमल से दूसरे एनिमल जाते हैं और अंततः अब घटकों के द्वारा क्या होता है, वातावरण में वापस छोड़ दिए जाते हैं। मतलब डाइजेशन के द्वारा उनको क्या होता है, पुराना पुनः कहते हैं चक्रण कहता है, जिससे उनका क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है। एक प्रकार का क्या, रिवर्सिबल, एक प्रकार का साइकिल है। तीसरा है हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। अब क्या इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ये विभिन्न जीवों के बीच संबंध और उनकी भूमिकाओं को क्या करता है, स्पष्ट करता है। अब यहाँ पर कहते हैं तो हमारे पास उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होते हैं। ठीक है, अभी क्या बताएगा, हमें रिलेशन बताता है। रिलेशन किसके बीच में बताएगा भाई, इन्वायरमेंट के बीच में बताएगा, एनिमल्स के बीच में बताएगा, ह्यूमन के बीच में बताएगा। ठीक, और जो हमारे पास इंसेक्ट, इन सब के बीच में कहते हैं रिलेशन को बताता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र संतुलन। ठीक है, यह समझाने में मदद करती है कि किसी एक प्रजाति की आबादी में बदलाव को पूरी खाद्य श्रृंखला और अंततः पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि कैसे एक प्रजाति की जो आबादी होती है वो कैसे पूरी खाद्य श्रृंखला और अंततः पूरी पारिस्थितिक तंत्र में कैसे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आज हमारा डिस्कस है। तो आज हम सीरीज पढ़ने वाले खाद्य श्रृंखला। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इससे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, फिर आपके पास पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या होते हैं। आपको बताना, जो हमारे पास खाद्य श्रृंखला होती है उसमें हरे पौधे क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, अपघटक या द्वितीय उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारे पास कंडीशन होती है, जो हमारे पास खाद्य क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पास उत्पादक होते हैं। उत्पादक का मतलब कंडीशन है हमारे पास, जैसा आपको पता है, जो हरे पौधे कहते हैं प्लांट्स में उपस्थित होते हैं, पत्तियों में होते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं भाई, पूरा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं यहाँ पर, ये पूरा करते हैं। इसमें जिसमें क्या होता है हमारे भाई, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पत्तियां यंत्र के बनाते हैं, अपना खाना स्वयं बना लेती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा पास बी। तो ये क्या होता है, एक प्रकार के उत्पादक होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है। आपको बताना है इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होगा। ठीक है, शेर होगा, सांप होगा, हिरण होगा या गिद्ध होगा। आपको बताना राइट आंसर प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, अब जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता हमारे पास क्या होता है, हिरण होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, जो हिरण होता है, हिरण किसको खाता है भाई, घास को खा लेता है। ठीक है, अब तो इसका मतलब पहला ये, घास कौन खा रहा है, हिरण। को कौन खा सकता है भाई, सांप भी खा सकता है। ठीक है, तो इनमें से डिस्कस करना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हिरण हो जाएगा। हिरण क्या होता है, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका सी। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक पोषी स्तर में, ठीक है, से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है।
आपको बताना है कि एक एनर्जी लेवल से, ये मान लेते ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड, तो यहाँ तक कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, 1%, 10%, 50%, 100%। आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1% होगा या 10% होगा या 50% या 100%। ठीक है, तो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस क्या करोगे आप लोग, बताना है आपको। तो इसमें जो क्या होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल जो ट्रांसफर होता है सिर्फ कितना परसेंट होता है, 10% ट्रांसफर होता है। ठीक है, कितना परसेंट ट्रांसफर होता है, 10% ट्रांसफर होता है। अभी 10% ट्रांसफर के बाद बाकी 90% कहाँ जाता है। ठीक है, तो जो ये था, ये नियम हमें बताया लिंडमैन ने बताया। ठीक है, लिंडमैन। तो इनके अनुसार ये कहता है, जो हमारे पास कहती है ट्रॉफिक लेवल 1 से लेकर ट्रॉफिक लेवल 2 तक, T1 और ये 2 तक, जो यहाँ तक सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर होता है कितना परसेंट होता है, सिर्फ 10% होता है। बाकी जो 90% होता है, वो 90% क्या होता है, कार्य में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक, कार्य में क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर ये खर्च हो जाता है, मतलब व्यय होता है इसका। तो सिर्फ कितने परसेंट आता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ 10% यहाँ पर क्या होता है, खर्च होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारे पास, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। आपको बताना जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा कैसा होगा। ठीक है, द्विदिशीय मतलब बाय डायरेक्शनल हो सकता है, मतलब दो दिशा वाला है। एक दिशा मतलब एक डायरेक्शन, चक्रीय या अनिश्चित। ठीक, तो इसमें जो क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह कहता है हमेशा एक दिशा होता है, मतलब यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ऐसा होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, जिसका मतलब कहता है एक दिशा। तीसरा राइट आंसर हो हमारे पास बी। अब बी कैसे हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये कैसे होता है, हमेशा एक दिशा, मतलब एक ही दिशा में कहता है कन्वर्ट होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हमारे पास, ठीक है, फिर एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का मुख्य कार्य होता है। आपको बताना जो यहाँ पर डीकम्पोजर होते हैं, इनका आपको कार्य बताना है। ठीक है, इनका क्या बताना है आपको, कार्य बताना है। ये कार्य क्या कर सकता है, पहला ऊर्जा का उत्पादन करेगा, या रासायनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण, या प्रकाश संश्लेषण करना, या शिकार करना। तो आपको बताना जो अपघटक होते हैं ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो मेरे पास क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं भाई, पुनर्चक्रण करते हैं। तो ऑप्शन पर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास मृत पदार्थ होते हैं या मृत जीवी होते हैं, ये उनसे क्या करते हैं, पदार्थों का अपशिष्ट करके दोबारा उनको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये कहते हैं रासायनिक पदार्थों को कहते हैं पुनः चक्रण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। अब इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपको, निम्न में से कौन सा एक खाद्य जाल मतलब फूड वेब का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो क्या था, फूड वेब या खाद्य जाल को सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। केवल एक सीधी खाद्य श्रृंखला, या कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला, या केवल मांसाहारी, या केवल एक ही प्रकार के जीवों की समूह। ठीक है, आपको बताना है। तो सबसे अच्छा जो यहाँ पर फूड वेब होगा वो क्या होता है, कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला, मतलब जो क्या होती है आपस में एक दूसरे से बहुत सारी क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। तो क्या कर सकती है, बहुत अच्छे ढंग से कह सकती है, फूड वेब को कह सकती है यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी। और बी इसका क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है इसमें, और इसमें क्या है, जब क्या होता है किसी पारिस्थितिक तंत्र से कहते हैं एक साथ क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती है, वो अच्छा खासा क्या करती है यहाँ पर, भोजन का या बोल सकते हो पानी व्यवस्था या उसका जो इकोसिस्टम होगा उसका भी काफी अच्छा कह सकती हो, अच्छा से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब एक साथ कई ज्यादा पारस्परिक खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी हो तो क्या होती है, फूड वेब को क्या कर सकती है, काफी अच्छे ढंग से एक्सप्रेशन कर सकती है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यदि घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है तो शेर किस कोश स्तर में आता है। अभी कह रहा है घास को कौन खाता है भाई, घास को कौन खाता है, हिरण। ठीक है, और हिरण को शेर खाता है। तो बताना है कि शेर किस कोश स्तर में आता है, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। तो आपको बताना है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास शेर होगा क्या आता है, द्वितीय उत्पादक में आ जाता है या द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो जो शेर होगा यहाँ पर, तो ये शेर कौन सा हो जाएगा भाई, द्वितीय उपभोक्ता होता है, मतलब ये दूसरी कैटेगरी में आएगा, प्राथमिक नहीं होगा, द्वितीय नहीं होगा। ठीक, घास उत्पादक हो जाएगा, हिरण प्राथमिक, और शेर क्या हो जाएगा इसका, द्वितीय कवर करेगा। तो घास, हिरण, फिर शेर। घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया, तो शेर किससे बिलोंग करेगा भाई यहाँ पर, द्वितीय उपभोक्ता से करता है। ठीक है, तो घास क्या हमारे पास उत्पादक हो जाएगा। ठीक, जो घास है मेरे पास यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ मैं, ये घास क्या जाएगा मेरे पास उत्पादक, हिरण क्या जाएगा मेरे पास प्रथम, और जो मेरे पास शेर होगा क्या जाएगा द्वितीयक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा मेरे पास सी, और सी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। खाद्य श्रृंखला का तीसरा पोषी स्तर सामान्यता किससे संबंधित होता है। आपको बताना जो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का तीसरा पोषी स्तर होता है वो किससे संबंधित होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादक से, या द्वितीय उपभोक्ता मतलब मांसाहारी या अपघटक। तो इसका राइट आंसर बताना है। ठीक, क्या हो सकता है, जो यहाँ पर क्या होता है पोषी स्तर होता है, कौन सा, जो यहाँ पर क्या होता है तीसरा पोषी स्तर होता है। ठीक, वो हमें से किससे होता है भाई, मांसाहारी से क्या होता है कनेक्टेड होता है, मांसाहारी। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक
ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता से क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। तो सी से क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन सा एक जलीय खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हो सकता है। अभी जल मतलब जो जल से रिलेटेड होगा, ठीक है, आपको बताना पानी से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा होने वाला है। घास हिरण शेर ये नहीं हो सकता, ठीक है। पेड़ गिलहरीबाज, ठीक है, शैवाल मछली, बड़ी मछली। पेड़ गिलहरीबाज ये भी नहीं होगा, मक्का चूहा सांप नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास शैवाल। शैवाल भी पानी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। शैवाल को कौन खाता है, छोटी मछली खा सकती है, ठीक हो गया। और छोटी मछली को कौन खा सकता है, बड़ी मछली। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। तो बी इसका जाएगा राइट आंसर, ठीक है। शैवाल, फिर शैवाल का छोटी मछली, छोटी मछली बाद बड़ी मछली। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष मांसाहारी मतलब जो टॉप में प्रेजेंट होता है वो कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, अंतिम उपभोक्ता या अपघटक। इन चारों में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कहा जाता है जो टॉप में प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। शीर्ष मांसाहारी उनको क्या कहा जाता है यहाँ पर, उनको कहा जाता है अंतिम उपभोक्ता। क्या कहा जाता है भैया, अंतिम उपभोक्ता उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर बोला जाता है, ठीक। कौन के जो क्या होता है, टॉप कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं भाई, अंतिम उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 क्यों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमसे पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपको बताना है जो पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजी शब्द आया था इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट के द्वारा, या एजी टेंसले के द्वारा, या यूजेन ओडम के द्वारा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, इकोलॉजी शब्द होता है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भाई, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम की बात कर रहा है, ठीक। वो था हमारे पास पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, अब है हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अर्नेस्ट हेकल, एजी टेंसले, यूजेन ओडम या चार्ल्स एंडर, ठीक है। आपको बताना है सबसे पहले किसने किया गया था, ठीक है। तो जो इसका प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टेंसले, किसने किया था भैया, एजी टेंसले, ठीक। इसका प्रयोग सबसे पहले किया था इन्होंने, किया था 1935 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, एजी टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं, पौधे, जानवर, मिट्टी, पानी, जैविक, अजैविक, उत्पादक और उपभोक्ता। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको प्रथम दो घटक बताने हैं किसके, पारिस्थितिक तंत्र के। अब जो हमारे पास तंत्र होगा उसको दो घटक क्या हो सकते हैं, पहला घटक क्या हो हमारे पास जैविक हो सकता है, ठीक है। और दूसरा घटक क्या हो सकता है हमारे पास अजैविक हो सकता है। ये इसके क्या होंगे, दो प्रमुख मुख्य घटक होंगे, ठीक है, मुख्य घटक होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जैविक अजैविक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तंत्र के जो क्या होंगे मुख्य घटक जैविक होगा, दूसरा क्या हो जाएगा अजैविक। चलते क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, इसमें से बताना कौन सा अजैविक घटक नहीं होगा। प्रकाश, तापमान, कवक, फंगी, पानी, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है। आपको देखो प्रकाश भी क्या हमारे पास अजैविक है, ठीक है, तापमान भी अजैविक, पानी भी, बचे क्या हमारे पास फंगी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास जैविक हो जाएगा। आपको सिलेक्ट करना था अजैविक, तो अजैविक क्या हो जाएगा हमारे पास कवक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट। तो कवक क्या यहाँ पर अजैविक घटक का उदाहरण नहीं होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 क्यों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था हमारे पास, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। भाई आपको बताना जो तंत्र होता है हमारे पास उस तंत्र में ऊर्जा का किसका स्रोत होता है ना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ठीक है, क्या होगा, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, भूतात्विक ऊर्जा। तो आपको राइट आंसर बताना क्या हो सकता है भाई, सबसे बड़ा स्रोत क्या था हमारे पास, सौर ऊर्जा होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा भाई हमारे पास बी, सौर ऊर्जा क्या होता है भाई, इसका सबसे बड़ा क्या होता है स्रोत होता है सौर ऊर्जा, ठीक। सबसे बड़ा क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी पिरामिड में किस प्रकार के पिरामिड हमेशा सीधे खड़े होते हैं। आपको बताना है कि पारिस्थितिक पिरामिड होता है उसमें कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, ऊर्जा पिरामिड, बायोमास पिरामिड, संख्या पिरामिड या उपरोक्त। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा, सॉरी ऊर्जा पिरामिड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए। तो जो हमारे पास क्या तो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है सीधे खड़ा रहता है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसे रहता है सीधे खड़े रहता है।
ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक्सपेंड कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है सीधे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर में होता है। इसमें बताना जो ऊर्जा का प्रवाह होता है निचले स्तर से कहाँ की ओर होता है भाई, निचले से कहाँ की ओर होता है, ऊपरी हिस्से तक होता है। इसका मतलब ऐसे निचले से कहाँ की ओर मूव कर रहा होता है, ऊपरी हिस्से तक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा कैसे होता है, सीधी सीधे खड़े होता है। या उसे बोल सकते हो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा निचले स्तर से लेकर कहाँ तक होता है, ऊपरी स्तर तक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ऊर्जा पिरामिड। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये, पारिस्थितिक पिरामिड में किस प्रकार का पिरामिड हमेशा सीधे खड़े होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, ऑप्शन नंबर ये रिपीटेड हो गया। 18 के चलते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था? आपको बताना जो जैव विविधता थी, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यूजेन ओडम ने, ठीक है। दूसरा हमारे पास नॉर्मन मायर ने। तीसरा है हमारे पास रेमंड लिनमैन ने, या एर्नेस्ट मायर ने। आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग किया था नॉर्मन मायर से किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। तो किसका, जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था भाई, नॉर्मन मायर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी, इसका क्या जाएगा राइट आंसर जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत में एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, किसका जैव विविधता का। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंदरवन, या इंडो बर्मा क्षेत्र। तो आपको बताना है जिसमें क्या हो जाएगा सुंदरवन। राइट आंसर क्या जाएगा इसका सी, सुंदरवन क्या होता है भाई हमारे पास जैव विविधता का क्या है हॉटस्पॉट नहीं है। तो ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पर क्या होगा सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 20 को। रेड डाटा बुक किससे संबंधित होता है? आपको बताना है जो रेड डाटा बुक होता है इसको बोलते हैं आरडीबी। ये किससे रिलेटेड होता है, ठीक है। आपने ये क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लास 8 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। नदियों से, लुप्त प्रजातियों से, या वन उत्पादक का व्यापार, खनिज उत्खनन से, ठीक है। तो आपको पता है जो रेड डाटा बुक होता है ये किनके लिए प्रयोग किया जाता है भाई, जो जीव हो जाते हैं काफी ज्यादा क्या होते थे, विलुप्त हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। तो उनकी कैटेगरी है, उनका निर्देशांक के लिए क्या करते हैं हम, किसका प्रयोग करते हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए क्या करते हैं, रेड डाटा बुक का यहाँ पर क्या करा जाता है, रेड डाटा बुक का क्या करा जाता है प्रयोग किया, किसके लिए किया जाता है, लुप्त प्रजाति बोल सकता हूँ प्रकार की प्रजातियों के लिए, ठीक। किसका प्रयोग करेंगे हम, रेड डाटा बुक करें। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो गया बी, तो इसका बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे हमारे पास के लास्ट सीरीज। आई होप आपको ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे, और सीरीज है हमारे पास ये काफी ज्यादा क्या हो रही है आपके लिए हेल्पफुल, और काफी ज्यादा क्या रही होगी, इम्पैक्टफुल रही होगी। तो अगर चैनल पसंद आता तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।